Hello everyone, welcome to electronics lecture. Dear students, in the first chapter semiconductors, today we are going to study about energy levels, energy bands and comparison between conductors, semiconductors and insulators. Dear students, इसके पहले हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसमें हमें पता है कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अबाउट अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिवॉल्व in an orbit of any radius but only certain orbit sizes are permitted। यानी न्यूक्लियस के बाद का ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसकी जो रेडियस है वो फिक्स है, वही ऑर्बिट में, वही रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा। फिर दूसरा ऑर्बिट जो है वो भी फिक्स है, यानी जो रेडियस है वो रेडियस के साइजेस परमिटेड है और बाकी किसी भी रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करना परमिटेड नहीं है, यानी सर्टेन ऑर्बिट साइज आर परमिटेड और बाकी की जो रेडाई की वैल्यू है वो वैल्यूज सभी फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जाना अलाउड नहीं है। Each orbit represents particular energy level। इसकी वजह से ये पहला ऑर्बिट है तो ये पहले ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होगी। ये लेकिन बातें सब किसकी होगी? आइसोलेटेड एटम की होगी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये आइसोलेटेड एटम के लिए है। आइसोलेटेड मतलब सिर्फ वहां पे वो ही एटम है, बाकी किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये रेडियस पर्टिकुलर, ये जो ऑर्बिट्स है ये ऑर्बिट्स पर्टिकुलर रेडियस पे ही होने की वजह से हर एक ऑर्बिट की क्या होगी? एनर्जी लेवल होगी। तो यहाँ पे ये इस डायग्राम में एनर्जी लेवल डायग्राम बताई है। तो ये सपोज रेडियस 1 यानी ये पहला ऑर्बिट है सपोज, तो n इज इक्वल टू 1, तो इसकी एक एनर्जी लेवल है। फिर दूसरे रेडियस पे जो यानी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फिर से दूसरी एनर्जी लेवल है। फिर रेडियस 3 यानी थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ये एनर्जी लेवल होगी। तो ईच ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। इट टेक्स एनर्जी टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर ऑर्बिट, यानी ये ऑर्बिट से सपोज पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स को अगर जाना है तो उनको वर्क डन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन से निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस को एटम में बाउंड करते हैं। तो एक एनर्जी लेवल से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल या स्मॉलर एनर्जी लेवल से लार्जर एनर्जी लेवल में जाने के लिए उनको ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के एकदम क्लोज है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज हमें पता है पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज के एकदम पास में है, तो इसकी वजह से ये दोनों में अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और उसकी वजह से ये पहले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस को बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे और उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी जैसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ये यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी वो एटम के लिए। तभी ही वो एटम क्या होगा? वो एटम को हम कह सकते हैं कि इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन और
ऐसी एनर्जी अप्लाई करने के बाद में एक्सटर्नल एनर्जी लाइट या हीट के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी लेवल को लोअर एनर्जी लेवल से लिफ्ट होगी या स्मॉलर एनर्जी लेवल से वो लार्जर या स्मॉलर ऑर्बिट से वो लार्जर ऑर्बिट में जा सकते हैं या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे वो जा सकते हैं। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें उसके हायर ऑर्बिट में सपोज शिफ्ट करना है या उसे लेके जाना है, मूव करना है, तो उसे हमें एक्सटर्नल एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ेगी और वो जो एटम है वो एटम इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन फिर आ जाएगा। अभी हमने देखा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और ये बोहर्स थियरी है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। लेकिन ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये आइसोलेटेड एटम के लिए बना था और वहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स थे वो एनर्जी लेवल्स एक लाइन में थे, ये हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा ही है। लेकिन वो एटम्स जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं या क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो उनकी जो ऑर्बिट्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट ये उनके एडजेसेंट में, यानी वो अभी आइसोलेटेड एटम नहीं है, उनके आजू बाजू में क्या होंगे, वो ही दूसरे टाइप के एटम्स होंगे। यानी सपोज हम सिलिकॉन का लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टल या सिलिकॉन का सॉलिड लेते हैं तो ये सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम नहीं हो सकता है, इसके अराउंड क्या होगी फिर से वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी दूसरा एडजेसेंट सिलिकॉन का एटम हो सकता है, यहाँ पे भी एडजेसेंट सिलिकॉन का एटम हो सकता है। यानी ये एटम आइसोलेटेड एटम नहीं, इसलिए वहाँ पे दूसरे भी इंटरैक्शंस क्या होते हैं आ जाते हैं। तो वो इंटरैक्शंस होते हैं एक तो इंटरैक्शंस विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम, यानी ये जो नेबरिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरैक्शन या इंटरैक्शन विद द न्यूक्लियस ऑफ द नेबरिंग एटम और उसकी वजह से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट्स में हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी एनर्जी लेवल अपनी खुद की होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है पहले ऑर्बिट में अगर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि इसके विसिनिटी में ये एटम अब इसके विसिनिटी में और दूसरे एटम्स, तो ऐसे करके वो जो एनर्जी बैंड था यानी वो जो एनर्जी लेवल थी जो हमने आइसोलेटेड एटम में लाइन से दिखाई थी यहाँ पे क्या होगी पहले ही ऑर्बिट में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से और हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ये डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी लेवल एज अ होल फॉर्म होगी वो एक बैंड के फॉर्म में होगी। यानी हम वहाँ पे स्पेसिफिकली बता नहीं सकते कि ये लाइन से ये एनर्जी लेवल है उस ऑर्बिट की, वो ऑर्बिट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एनर्जी लेवल होगी और वो एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल होगी पहले के इससे। उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि वो जो पूरी यानी यहाँ पे इस डायग्राम में एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन बताई है तो पहले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एज अ होल उनकी एनर्जी लेवल हम इस बैंड से यहाँ पे शो करते हैं। तो सिमिलरली ये केस सेकेंड ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट में वैसे ही होगा, इसलिए हर एक ऑर्बिट की एनर्जी लेवल हम लाइन से न दिखाते हुए बैंड से यहाँ पे दिखाते हैं। यानी आइसोलेटेड एटम में एनर्जी लेवल लाइन से होगी लेकिन क्रिस्टल में या सॉलिड फॉर्म में अगर है वो तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो लाइन से नहीं तो हम क्या करेंगे उसे बैंड से शो करेंगे।
सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। सिलिकॉन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स करते हैं। यहाँ पे ये तीनों भी ऑर्बिट्स जो है ये डार्क कलर से शो किए हैं और ये डार्क कलर से ये भी शो करते हैं कि ये सैचुरेटेड बैंड्स है, मतलब यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है और उसकी वजह से ये पूरे कंप्लीटली फील्ड है और उसकी वजह से इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर सकते। ये जो बैंड है तीसरा बैंड, ये तीसरे बैंड को या थर्ड एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड की विशेषता है कि रेंज ऑफ द एनर्जीज possessed by वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल। और ये जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द एटम। यहाँ पे सपोज हम नेम करते हैं और ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड के ऊपर में कंडक्शन बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड की जो नीचे की लाइन है, यहाँ पे सपोज उस एनर्जी को लेवल को हम कहते हैं सपोज EC यानी लोअर। और ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के ये जो ऊपरी लेयर है, यहाँ के एनर्जी को सपोज हम नाम देते हैं EV। सपोज ये एनर्जी लेवल है EV। तो वैलेंस बैंड के अबव जो बैंड होता है उस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लेवल सपोज EC है और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी लेवल सपोज EV है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि ये एनर्जी गैप आ गई है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। या हम और स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि maximum energy level of valence band and minimum energy level of conduction band के बीच में एनर्जी गैप है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर लेना है तो हमें ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप ओवरकम करनी पड़ेगी और इसलिए यहाँ पे हमें एक्सटर्नल एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में उस एटम को हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में लिफ्ट होंगे। तो ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब ये डिफरेंस है। यहाँ पे हमने E से लिया था और यहाँ पे EV लिया था। ये है EC है ये और EV है ये। मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड EC और यहाँ पे ये EV है। मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि EG is the difference between EC and EV. EC minus EV. या और हम कह सकते हैं कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये डिफरेंस है मिनिमम कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस मैक्सिमम वैलेंस बैंड एनर्जी। सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है और जर्मेनियम के लिए ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है और यहाँ पे एनर्जी हम जूल में भी मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में जो कन्वर्जन है तो वो रिलेशन यहाँ पे दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये कंडक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी होता है और एम्प्टी कंडक्शन बैंड का मीनिंग है कि उसमें करंट नहीं है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में लिफ्ट करने हैं तो वहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स is lifted into conduction band, it becomes free electrons। यहाँ पे ये free electrons होंगे और फिर ये free electrons ये एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं और इस तरीके से वो फिर कंडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम कंपैरिजन देखेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में। कंडक्टर्स जो होते हैं हमें पता है कि वो क्या है, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ये हमेशा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, यानी वो आधे कंडक्टर्स होते हैं आधे इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में या इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ये टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से बढ़ती है, इसलिए उन्हें है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर्स को पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, सेमीकंडक्टर्स को निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। और इंसुलेटर्स जो है इनकी भी कंडक्टिविटी ये डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। उसकी वजह से इंसुलेटर्स को भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहाँ पे होल्स का नया कंसेप्ट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको होल्स क्या है ये भी पता चलेगा। यानी कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों मिला के चार्ज कैरी करते हैं। इंसुलेटर्स में कंडक्शन ही नहीं है, उसकी वजह से देयर आर नो चार्ज कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स आर एब्सेंट इन द इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स है प्लास्टिक, रबर, वुड, कॉटन एक्सेट्रा। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये ओवरलैप होता है। नेक्स्ट इसमें आपको डायग्राम भी बताई है इसकी कि कैसे है वो, और उसकी वजह से जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप देखी है। फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब वो बैंड गैप होती है बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जाना मना है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। तो कंडक्टर्स में ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, इसलिए वहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ये जीरो होता है। इसलिए थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर्स में कंडक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है ये बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और अगर एनर्जी हमने एक्सटर्नली अप्लाई की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्शन
बैंड में जाते हैं और वहाँ पे वो फ्री होने की वजह से वो वहाँ पे कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। इंसुलेटर में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा होती है और इस लार्ज एनर्जी गैप की वजह से इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हमने एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई भी की तो भी इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू क्रॉस ओवर द हाई बैंड गैप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट और उसकी वजह से इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ध्यान से हम देख सकते हैं ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। ये है कंडक्टर्स के लिए, ये कंडक्टर्स के लिए है, ये सेमी कंडक्टर्स के लिए है और ये इंसुलेटर्स के लिए है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये यहाँ पे ओवरलैप हुए हैं सेमी कंडक्टर्स में, इसलिए इनकी ये बैंड गैप जो है वो जीरो है। इसकी वजह से यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कंडक्शन है। सेमी कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो है लेकिन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। इसलिए एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करने के बाद में यहाँ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में जाके फ्री होके वो कंडक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है ये बहुत ही लार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जम्प करना इम्पॉसिबल है। इसलिए एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके भी कंडक्शन इंसुलेटर्स में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एनर्जी बैंड्स और एनर्जी लेवल सेमीकंडक्टर्स के पढ़े हैं और कंपैरिजन भी स्टडी की है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।